नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत सब चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब आप खुश हो तो वादा ना करें और जब आप क्या हो, नाराज हो। हाँ, जब आप नाराज हो तो जवाब ना दें और जब आप दुखी हो तो फैसला न लें। एक कार्यरत सिविल सेवक के इस कथन के बारे में सार क्या है, विश्लेषण करें। तो इसमें ये वाला आ गया ना। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, इसमें से अच्छे से हम देख लेते हैं। देखिए, जब आप खुश हो तो वादा ना करें, जब आप नाराज हो तो जवाब ना दें, जब आप दुखी हो तो फैसला ना करें। एक कार्यरत सिविल सेवक के लिए इस कथन का सार क्या है, विश्लेषण करें। देखिए, लैपटॉप मेरा थोड़ा गड़बड़ है तो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो प्रयास करिए आप समझने का। हमारा जो मेन फॉर्म फॉर राइटिंग है उसका आज 30 अक्टूबर है और 30 अक्टूबर को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है इथिक्स का पेपर है और इथिक्स में आपको थोड़ा सा इसमें करना क्या है, आपको पहले नंबर में क्या बना देना है, बॉडी बना देना है। यहाँ पर इंट्रो पहले लिख देना, फिर आपके बॉडी बना देना और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देना है, आपको वे फॉरवर्ड लिख देना है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु ने क्या कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अर्थात मनुष्य अपने समाज में रहकर वह अपने तथा परिवार के लोगों के हितों या उसके लाभों के बारे में क्या करता है, सोचता है। यद्यपि एक सिविल सेवक को हमेशा संतुलित भाव में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, तथा वह न तो किसी का पक्ष ले सकता है और ना ही किसी के पक्ष में निर्णय दे सकता है। आ गया। देखिए, यहाँ पर मनुष्य समाज में रहकर अपने परिवार तथा हितों के बारे में बात करता है, लेकिन सिविल सेवक को क्या करना होना चाहिए, संतुलित भाव रखना चाहिए, किसी के पक्ष में निर्णय न ले और ना ही दे। चूंकि एक सिविल सर्वेंट को अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी और तटस्थता तथा कर्मठता का भाव रखना चाहिए। और उसे क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से गुण होना चाहिए सिविल सर्विस में, ये आपको बता देना है थोड़ा सा इसमें बॉडी में। जैसे क्या होना, नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर होना चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा कर्मठशीलता होनी चाहिए, उत्तरदेयिता, ईमानदारी आदि गुणों से क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। परंतु कभी कभी अनुकूल न होकर परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल हो जाती है। अर्थात इस कथन का आशय ये नहीं है कि सिविल सेवक को जब आप खुश हो तो वादा ना करें, जब आप नाराज हो तो जवाब न दें, जब आप दुखी हो तो फैसला न करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सिविल सेवक को हमेशा क्या रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। देखिए, परिस्थितियां अनुकूल कब होती हैं, जैसे किसी राजनीतिक दबाव आ जाता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उसमें संतुलित भाव, निष्पक्ष भाव अपनाना चाहिए, ताकि बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध का अष्टांग का सिद्धांत नहीं है, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ना किसी की अति करना चाहिए, ना किसी को आपने देखा होगा कम करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में एयरलाइंस को सरकारी नियंत्रण के तहत निजी एयरलाइंस के रूप में, पेशेवर के रूप में चलाया जा सकता है? गंभीर रूप से विश्लेषण करिए। देखिए, अभी जो एयरलाइंस है, आपने ध्यान दिया होगा, ये बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है, बहुत ज़्यादा मुद्दा में, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन आपको समझना है। क्या आपको लगता है कि भारत में एयरलाइंस को सरकारी नियंत्रण के तहत निजी एयरलाइंस के रूप में, पेशेवर के रूप में चलाया जा सकता है? यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बात कही जा रही है। अब इसमें लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे वर्तमान समय में कई औद्योगिक इकाइयों या योजनाओं तथा या प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक को फर्मों को प्राइवेट करने की योजना गवर्नमेंट बना रही है कि नहीं, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया जा रहा है, पीपीपी मॉडल को अपनाया जा रहा है। हालांकि हाल ही में जेट एयरलाइंस के कर्ज में डूबने और तथा अपनी सेवाएं बंद करने पर यह मामला क्या है, प्रकाश में आया था। देखिए, आपको लिखना है आंसर, तो कुछ भी आपको 1.5 शब्द बहुत आसान होता है। जेट एयरलाइन के बारे में तो सब लोग जानते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर फर्जी कर्ज में डूबने तथा अपनी सेवाएं बंद करने के मामले में क्या प्रकाश में आया है। परंतु अगर यही एयरलाइन सरकारी नियंत्रण के अधीन निजी एयरलाइंस के हाथों में होती, तो कहा जा सकता था कि एयरवेज आज की सुविधाएं क्या कर रही है, दे रही होती हैं। अब देखिए, इसमें फिर ऑब्जेक्शन क्वेश्चन किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम सरकारी नियंत्रण के अधीन ना होकर निजी के एयरलाइंस के हाथों में होती, तो आज ये सरकार सेवाएं आज दे रही होती। चूंकि इसके कारण क्या हैं, इसके देख लीजिए। चूंकि निजी क्षेत्र एयरलाइन सफल होने के निम्न कारण है। पहली बात तो निजी क्षेत्र में क्या कारण हो सकते हैं और सरकारी क्षेत्र में क्या नहीं हो सकते, इसके बारे में देखना है। देखिए, होता क्या है यहाँ पर, कारण में पहला आधारभूत संरचना, फिर सुरक्षा, फिर जवाबदेहिता,
उत्तरदेयिता, उचित प्रबंधन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी, वित्तीय उपलब्धता, कार्य में तत्परता। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या है? कार्य में तत्परता होती है। उसके बाद आपने देखा होगा आदि इसके अनेक कारण हैं जिसके तहत निजी क्षेत्र में कंपनियों को सफल लेने के अधिकार। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में दे रही एयरलाइंस के बंद होने के कारण क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि भैया कारण के क्या क्या, उत्तरदायिता, जवाबदेहिता, उचित प्रबंधन, पारदर्शिता, वित्तीय उपलब्धता, कार्य में तत्परता, आधारभूत संरचना। परंतु यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, बंद होने के कई कारण है, जैसे न्याय मामले में अधिक समय लगना, उचित प्रबंधन का अभाव है, वित्तीय समस्या आ जाती है, यहाँ पर वित्तीय समस्या है, भ्रष्टाचार है, कार्य में लापरवाही है, जवाबदेहिता का अभाव है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कोई जवाबदेही नहीं है, उत्तरदेयिता का अभाव, उचित प्रबंधन हो गया, न्याय के मामले में अधिक समय। तो ये देखो सरकारी काम का, और यहाँ पर क्या है, पूरा उसका जस्ट अपोजिट आपको लिख देना है। इन सभी कारणों को देखते हुए हम कह सकते हैं भारत में एयरलाइंस को सरकारी नियंत्रण के तहत निजी एयरलाइंस के पेशेवर के रूप में चलाया जा सकता है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, क्या निजी क्षेत्र में पेशेवर चलाया जा सकता है, तो क्या है, चलाया जा सकता है। और उसके लाभ भी होंगे। हाँ थोड़ा ये है कि पब्लिक जो गवर्नमेंट क्या होता है, सस्ता होता है, और जो पीपीपी जैसे आपने देखा होगा जो निजी क्षेत्र होगा वो तो अपने हिसाब से लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना काम करेगा। तीसरा हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, मुगल कोर्ट की पेंटिंग न केवल उस काल के शासकों के जीवन और काल की जानकारी देती है बल्कि लोगों के समकालीन सामाजिक व राजनीतिक जीवन को भी दर्शाती है। देखिए मुगल कोर्ट की पेंटिंग न केवल उस काल के शासकों के जीवन या काल की जानकारी देती है बल्कि लोगों के समकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को भी दर्शाती है। चर्चा करें कि यह चित्र कैसे केवल चित्र नहीं थे बल्कि कहानी कहने की एक क्या थी, कला थी। तो ये देखिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए भारतीय जीवन में किसी भी काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? उसके शिलालेख, मुहरें, सिक्के, ताम्र, महल, मंदिर आदि के अलावा गुफाओं या आपके उत्कीर्ण चित्र के माध्यम से मिलती हैं, जो उस समय के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और घटनाओं के बारे में क्या करता है, बताता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास में विभिन्न समयांतरालों के दौरान हुए कालखंडों में चित्रकला का अपना एक विशेष महत्व है, जिसमें सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? मुगल काल की क्या है, पेंटिंग को कहा जा सकता है, क्योंकि मुगल काल की पेंटिंग निम्न विशेषताएं पहले नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय चित्रकला के साथ ईरानी चित्रकला का सम्मिश्रण मिलता है यहाँ पर। ठीक, भारतीय चित्रकला के साथ ईरानी चित्रकला का सम्मिश्रण। चित्रकला में पश्चिमी सभ्यता की झलक का वर्णन, गुम्बदों तथा मस्जिदों में पश्चिमी सभ्यता का मिश्रण, भारतीय चित्रकला के साथ यूनानी सभ्यताओं का मिश्रण, ठीक, तथा इन कलाकृतियों का मिश्रण मिलता है। इस कारण इन मुगलों, गुम्बदों तथा मस्जिदों के अलावा अन्य ऐतिहासिक इमारत इस काल में सामाजिक, राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र का क्या करती हैं, वर्णन करती है। देखिए ये हर एक चीज़ सामाजिक, आर्थिक सब कुछ दे रहा है नहीं क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमने वही चीज़ आपको मेंशन कर दिया है। अब देखिए मुगल कालीन ऐतिहासिक इमारतों जैसे औरंगजेब का मकबरा हो गया, अकबर द्वारा बनवाई गई जैसे हवा महल, पंचमहल, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया महल, यहाँ पर महल नहीं महल होगा, ताजमहल आदि इमारतें जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा आदि की इमारतों की क्या है, संस्कृत तथा सभ्यता को बताने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इन इमारतों पर बनाई गई कलाकृतियां इतनी आकर्षक तथा उत्कृष्ट हैं कि कोई भी व्यक्ति इन चित्रों का अध्ययन करके कहानी कर सकता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप ताजमहल गए तो वहाँ पर उसके बनावट, रूपरेखा, आपका जो कलाकृतियाँ सब आप क्या कर सकते हो, खुद न खुद तो बता ही सकते हो। इस कारण हम कह सकते हैं कि मुगल काल की जो पेंटिंग होती है न केवल हमें उस समय के जीवन काल के बारे में बताती है बल्कि लोगों के समकालीन के बारे में क्या करती है, बताती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों हमारे जो 3 क्वेश्चन है मैंने लिख दिया। यहाँ पर जो गांव है वहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है तो लैपटॉप नहीं पेंशन हो पा रहा है, तो मैंने मोबाइल से ही आपको बना दिया। तो आप प्रयास करिए, उसको धीरे धीरे आंसर राइटिंग करिए, बाकी सब चीज़ अच्छी होगी। ठीक है, थैंक यू।